हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैम गुरु जय पर। तो हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक छोड़ा था बेसिक टेन, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो कि बुक में होंगे। वो पीवाईक्यूज तो नहीं होंगे क्योंकि पीवाईक्यूज हम लोग कभी भी कवर कर सकते हैं, पर अगर आप लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग पीवाईक्यूज में भी आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और फिर हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन है, देखो अब जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो मैं कराने के लिए तो हुई। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं जीओसी। क्वेश्चन 1 लिखिए। आपको बताना है क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस। आपको बताना है कि दिया हुआ जो कंपाउंड होगा, आपको बताना है जो दिया हुआ कंपाउंड होगा उनमें से कौन सा कंपाउंड वीकेस्ट बेस होगा, कौन सा कंपाउंड में लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड NH NH2, ये आपका पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन ध्यान से देखिए। बी ऑप्शन क्या है आपका, एक सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। CH3 एन डबल CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, सी ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। डी ऑप्शन है ये वाला। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए देखिए। पहला ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, हम लोगों को बताना है कि इनमें से वीक बेस कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें ये वाला जो लोन पेयर है, सब आपको मैंने बता रखा है। आप लोग पहले क्या चेक करेंगे, पहले आप लोग चेक करेंगे कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है कि डोलोकलाइज्ड है। पहले आप लोग यही चेक करेंगे। ठीक है, क्या इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, क्या वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। सर ये तो डीलोकलाइज्ड है। ये क्या करेगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ रेजोनेंस के थ्रू इसके ऊपर, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, ये वाला जो नाइट्रोजन है, अगर मैं इसको ए बोल दूं और मैं इसको बी वाला बोल दूं तो बी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट तो कर रहा है, पर ए वाले नाइट्रोजन के ऊपर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना। लास्ट अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास ली हो तो मैंने उसमें ऐसे सवाल बहुत कराए हैं। ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत बढ़ा देगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये बहुत आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये बहुत आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अच्छा बेस वही होगा जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके, यानी कि लोन पेयर देने के लिए अवेलेबल हो या फिर आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, और ऊपर से CH3 क्या करेगा, अपना इंडक्टिव इफेक्ट देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ तो CH3 भी मदद कर रहा है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कि ये वीक बेस तो कतई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आइए, इस कंपाउंड को बोलते हैं, इतने हिस्से को बोलते हैं इमाइन, इतने हिस्से को बोलते हैं इमाइन। ठीक है, इतने हिस्से को बोलते हैं इमाइन। इसके ऊपर लोन पेयर है कैसे है, लोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस में तो नहीं जा रहे हैं, ये रेजोनेंस में तो नहीं जा रहे हैं। और ऊपर से CH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। CH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये भी वीक बेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आओ, ये क्या है, इसके जो लोन पेयर है, सही है, डीलोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कैसे नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। क्यों, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। क्यों है ऐसा, ध्यान से देखना, बात को ध्यान से सुनना। ये आपके एल्डिहाइड कीटोन में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन से।
इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींचेगा। तो क्या कार्बन के ऊपर खालीपन आ गया, क्या कार्बन के ऊपर खालीपन आ गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखो, जब ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, खालीपन आ गया। कार्बन क्या करेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए वो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। इसी कारण की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। ध्यान रखो, जब मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। इसी कारण की वजह से ये वाला जो नाइट्रोजन होगा वो अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। उसके जो लोन पेयर होंगे वो बेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो आसानी से H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, इसके लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, इसके लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, ये भी फिनाइल के साथ, ये भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। पर ये सी से पर ये जो एनिलीन है, ये जो आपका PHNH2 है वो ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये जो होगा वो सबसे कम बेसिक होगा। कारण ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को एज कम्पेयर टू फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप बहुत कम खींचेगा और कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा खींचेगा। इसी वजह से ये वाले जो नाइट्रोजन होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा। ये तो थोड़ा बहुत दे भी दे, क्या आपको समझ में आ गया कि सी और डी में से सी इतना वीक बेस क्यों है? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा एज कम्पेयर टू फिनाइल रिंग। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, अब आप लोगों को बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही का मतलब है कि ऑप्शंस अब बदल जाएंगे थोड़े से। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन ध्यान से देखना, NH2O। अच्छे से सवाल करना, पॉज करना, ठीक है, ट्राई करना खुद से करने का। NH2O ऐसे, ठीक है। यहाँ पर H आ जाएगा, CNH, ये है, और D क्या है आपका? ठीक है, चलो पॉज करो, फटाफट से खुद से ट्राई करो, ठीक है। आओ इधर आओ। पहले में ये जो लोन पेयर है लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है? सर डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आओ इधर आओ। इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर अपने रेजोनेंस के थ्रू देके क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है? क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू करके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या ये दोनों यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को देके इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी ये दोनों नाइट्रोजन जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, तो ये तो सबसे खराब बेस हो गया, ये तो सबसे वीकेस्ट बेस हो गया। अब बारी आई कि A, B, C में सारे के सारे एटम मिलके इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात मुझको ये बताओ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी देता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? कहने का क्या मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, या ऐसा एलिमेंट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने लोन पर आसानी से डोनेट कर सकता है? नहीं सर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को देना पसंद नहीं करता है, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है।
तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये लोन पेयर को देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, इनकी लोन पेयर की देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, ठीक है, इनकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन है, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन है, ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इन दोनों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इतने कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इतने कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अगर जवाब पता है तो लिखिएगा, इसको बोलते हैं ग्वेनेडीन, इसको बोलते हैं ग्वेनेडीन, इसको बोलते हैं सुपर बेस। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर कंपाउंड में कभी भी आपको NH2 C डबल बॉन्ड NH2 दिख जाए तो वही सबसे अच्छा बेस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन आसानी से दे देगा, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा। और ऑप्शन ए में तो दोनों ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी नाइट्रोजन को। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा हो गया, तो सबसे अच्छा बेस हो गया ये वाला, ठीक है, सबसे अच्छा बेस हो गया ये वाला। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो? जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में वही है, आपको बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल जे मेंस में आपसे पूछे जाते हैं, ये जे मेंस का फेवरेट पार्ट है कि एनिलीन के दिए हुए स्ट्रक्चर्स आपसे पूछता है और आप लोगों को इनका ऑर्डर बताना होता है, ठीक है। आइए चलो पॉज करो, बताओ सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइज्ड है और CH3 जो होगा वो प्लस H इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ा रहा होगा, ठीक है। समझ में आई, प्लस H या प्लस M ड्यू टू प्लस H, प्लस M ड्यू टू प्लस H इफेक्ट, ठीक है। ये NH2 है, इसके लोन पे डीलोकलाइज होंगे, इसके लोन पे डीलोकलाइज होंगे, ये ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये प्लस I इफेक्ट दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, क्या आप लोगों को याद आ रहा है, क्या आप लोगों को याद आ रहा है SIP रूल, सॉल्वेशन इफेक्ट? क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी आ जाए उसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, उसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, तो ये तो लीस्ट बेसिक होने वाला है, ये तो सबसे खराब बेस होगा, ये तो सबसे खराब बेस होगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, इसके लोन पेयर कैसे हैं सर? इसके लोन पेयर तो लोकलाइज्ड हैं, इसके लोन पेयर तो लोकलाइज्ड हैं, इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, इसके लोन पेयर तो खाली बैठे हुए हैं, यानी कि ये अपने लोन पेयर को बहुत अच्छी तरीके से डोनेट कर सकता है, यानी कि ये बहुत अच्छा लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। बाकियों में लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अकेला ऐसा एटम है, ये अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, तो ये जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आसानी से दे सकता है, इसलिए यही आपका आंसर होगा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाएगा। क्या आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन देखने के लिए आपको चेक करना है कि कौन से किसके लोन पर लोकलाइज है, किसके लोन पर डीलोकलाइज है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने जो सीरीज आप लोगों को कराई थी, आप लोगों को अगर याद हो तो उसके ऊपर एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखना, सवाल बहुत प्यारा है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है।
ठीक है। आपको क्या करना है, आप ये दे रखा है, ये कंपाउंड आपका दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराइए आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। कितने मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के लगेंगे इस कंपाउंड में वो आप लोगों को बताना है। तो बेसिकली आप लोगों को चेक क्या करना है, बेसिकली आप लोगों को चेक करना है कि कौन कौन से ग्रुप NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताई थी कि बनने वाला एसिड अगर वीक है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर बनने वाला एसिड वीक है तो ये रिएक्शन होगी, और अगर बनने वाला एसिड वीक नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या NaHCO3 SO3 के साथ रिएक्ट करेगा? अगर मैं यहाँ पे SO3H लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ NaHCO3, क्या हम लोग जानते हैं ये एसिड होगा ये बेस होगा? एसिड बेस रिएक्शन होके एक तो बना लेगा SO3Na, एक बना लेगा कार्बोनिक एसिड। अब आप मुझको ये बताइए, क्या SO3 ज्यादा एसिडिक है या H2CO3 ज्यादा एसिडिक है? सर हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ सीरीज याद कर ली है। सर आपने हमें ये बताया था कि सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, तो SO3H स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है, यानी ये रिएक्शन हो सकती है, यानी NaCO3 यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, NaCO3 यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पर आइए, COOH में आइए, COOH में ये रिएक्ट करेगा, एक तो बना लेगा आपको कार्बोक्सिलिक सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी सोल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट, और एक बना लेगा H2CO3। अब ये बताइए, क्या COOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या H2CO3? सर COOH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2CO3 वीक एसिड है, यानी यहाँ पर भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये NaH जो CO3 है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यहाँ पे भी रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर आइए, इसके साथ रिएक्ट करके एक तो बना लेगा ONA और एक बना लेगा H2CO3। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है? सर यहाँ पर कार्बोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल कम एसिडिक है, यानी बनने वाला यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, बनने वाला एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। इसलिए जिंदगी में कभी भी NaHCO3 यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मोनोनाइट्रोफिनोल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सीरीज याद करिए तो आपको पता होगा। सर यहाँ तो जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता, अल्काइन तो सबसे कम बेसिक होगा, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो H2CO3 बन जाएगा और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कम्पेयर टू अल्काइंस, तो यहाँ पर भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो टोटल कितने मोल रिएक्ट कर गए? एक यहाँ पे कर गया, एक यहाँ पे कर गया, तो आंसर आ गया आपका 2। क्या आप लोगों को समझ में आया कि भैया GOC का एक बेहतरीन अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको तोड़ तोड़ के मिल सकता है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में। इतना सवाल तोड़ देंगे तो आपका हाइड्रोकार्बन बन गया, इतना सवाल तोड़ोगे तो आपका अल्कोहल फिनोल ईथर बन गया, इतना सवाल तोड़ोगे तो आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्वेश्चन बन गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक ही कंपाउंड में आपके 3-3 अलग अलग चैप्टर कवर हो सकते हैं? तो आप लोगों को बस इतना ही चेक करना है कि बनने वाला एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर बनने वाला एसिड वीक है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे तो अभी का टॉपिक, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डालते हैं एरोमेटिसिटी। फटाफट से हेडिंग डालिए एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोग थोड़ा सा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट देख कर आइएगा। जो मैंने रेजोनेंस का लेक्चर डाला था आप प्लीज़ उसको देख कर आइएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता था? पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। रेजोनेंस में क्या होता था? पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, मान लो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे बचपन से, है ना? आप एक बात ये बताइए, क्या ये कंपाउंड जो होगा वो रेजोनेंस कर रहा होगा? बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे ये पाई इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और बनता जुलता आपको एक कंपाउंड दोबारा से दिख जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये आप लोगों को बन गया, यही बना, यही बनता है रेजोनेंस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने 10th क्लास में इतना तो पढ़ा ही होगा
कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी क्लोज सर्किट में तो करंट बनता है, यही पढ़ा था। तो मैं अगर ये बोलूँ कि इस क्लोज लूप में अगर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट बनेगा, तो क्या ये बात गलत होगी कि सही होगी? यहाँ पर एक्चुअली क्लोज लूप में हो क्या रहा है, ये लूप है ना, रिंग तो क्लोज ही है। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं, तो भैया जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट बनता है। तो आप लोगों को चेक क्या करना है, आप लोगों को चेक करना है कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर यहाँ पे क्या ओम्स लॉ लगाएं, सर यहाँ पे क्या V = IR लगाएं। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना चेक करना है कि लूप में करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप लोगों को चेक करना है कि लूप में करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है भाई, ये पाई बॉन्ड जो आप लोगों को दिखाई दे रही है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं पूरे लूप में, पूरी रिंग में, पूरे क्लोज सर्किट में, पूरे क्लोज लूप में मूव कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोगों को देखना है क्या अगर करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप लोगों को सिर्फ करंट चेक करना है, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करने पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखना, मान लो ये कंपाउंड X है, मान लो कोई कंपाउंड X है, मान लो कोई कंपाउंड X है, क्लोज्ड कंपाउंड है, क्लोज लूप है, ठीक है। ये लूप है, कोई क्लोज लूप है, ठीक है, ठीक है, क्लोज लूप है। आप लोगों को लूप के अंदर ही चेक करना है, आप लोगों को ओपन सर्किट में नहीं जाना है, आप लोगों को लूप चेक करना है। अगर इस लूप में करंट बन रहा है तो क्या करना है, ठीक है, और करंट नहीं बन रहा है तो क्या करना है, ठीक है। अगर देखो करंट नहीं बन रहा होगा, अगर किसी लूप में आपको करंट प्रोड्यूस ना दिखे, अगर किसी लूप में आपको करंट ना बनता हुआ दिखाई दे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी लूप में आप लोगों को पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ना दिखाई दे, किसी भी लूप में कंटिन्यूसली पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ना दिखे, तो इस केस में जो आपका कंपाउंड होगा, इस केस में जो आपका कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। इस कंपाउंड में जो, इस केस में जो आपका कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। आप लोगों को चेक करना है, आप लोगों को चेक करना है क्या लूप में करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर करंट नहीं बन रहा है तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया, और अगर आपका कंपाउंड बन रहा होगा तो क्या करेंगे, तो भैया यहाँ पर बनेंगे दो केस, तो यहाँ पे बनेंगे दो केस। आपको फिर ये चेक करना होगा कि करंट जो है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से बन रहा है, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर करंट नहीं बन रहा है तो आप बन करके आंसर दीजिए कि आपका जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। आप लोगों को बताना है, आप लोगों को चेक करना है कि जो करंट है वो अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली आप उसको बोल सकते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक है। पर अगर करंट बन रहा होगा तो आप लोगों को चेक करना है कि करंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से बन रहा है। अगर करंट बन रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से तो आपका कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक, ठीक है। और अगर आपका कंपाउंड बन रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से तो आपका कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बस खत्म हो गया, इतना ही था, इतना ही चेक करना है आपको, ठीक है। समरी में आप लोगों को एक बार फिर दे देता हूँ। पहली बात चेक करो कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। करंट बनेगा कैसे, सर करंट बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। कहां पर, क्लोज लूप के अंदर। आप लोगों को एक लूप चेक करना है, आप लोगों को केवल लूप चेक करना है कि लूप में करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर करंट बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन की मदद से बन रहा है, अगर वो बन रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से तो वो कहलाएगा आपका एरोमेटिक। पर अगर करंट बन रहा है आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से तो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। और अगर आपका कंपाउंड में करंट बन ही नहीं रहा है तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं वो है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। 4 की टेबल आपको आनी चाहिए, मैं इतनी तो उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि आप लोगों को 4 की टेबल आती होगी। अगर 4, 8, 12, 16, 20, 28 इन इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट बन रहा होगा तो एंटी एरोमेटिक, और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट बन रहा है तो आप लोग बोलेंगे एरोमेटिक। और अगर करंट नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा तो वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है, यही कहलाते हैं आपके हकल रूल, ठीक है। यही आपका हकल रूल, यही आपका हकल रूल, हाँ, जो आप लोग पढ़ते हैं हकल रूल वो यही है। हकल रूल ने कहा था कि अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक, अदरवाइज अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यही आपका हकल रूल। तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से और क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, एक तरीके से आप इसको रूल मान के चलें कि
मेरी एडवाइस मान के चले, इससे आप लोगों के सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले लार्ज लूप में करंट देखो, लार्ज लूप में करंट देखो, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को बड़ी बड़ी लूप दे दी जाती हैं, जैसे कि नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको लार्ज लूप के अंदर करंट देखना है। अगर लार्ज लूप में करंट नहीं है, अगर लार्ज लूप में करंट नहीं है, अगर लार्ज लूप में करंट नहीं है, अगर लार्ज लूप में करंट नहीं है तो घबराना नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है सर, हम लोगों को फिर स्मॉलर लूप की तरफ जाना है। स्मॉल लूप में करंट देखो, स्मॉल लूप में करंट देखो, स्मॉल लूप में करंट देखो, ठीक है। स्मॉल लूप में करंट देखो। अगर लार्ज लूप में करंट ना मिले तो स्मॉल लूप में आपको चेक करना है। अगर लार्ज लूप में करंट ना दिखाई दे तो आप लोगों को स्मॉल लूप में करंट चेक करना है। और करंट अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर वापस आ जाना है कि करंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से आप लोगों को करंट मिल रहा है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है तो एंटी, अदरवाइज एरोमेटिक, ठीक है। क्या आप लोग इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले चेक करेंगे लार्ज लूप में करंट नहीं हुआ तो फटाफट से हम लोगों को यह जवाब नहीं दे देना है कि भैया वो नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। आप लोग एक बार स्मॉल लूप की तरफ आइए, स्मॉल लूप में करंट चेक कीजिए। स्मॉल लूप में करंट चेक करने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि वो एरोमेटिक है कि एंटी है कि नॉन है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़े सवाल करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि ये एरोमेटिक है कि एंटीएरोमेटिक है, ठीक है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं? यहाँ पे हमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एक क्लोज लूप में पाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो करंट बनेगा। अब बस आप लोगों को चेक करना है कि करंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक तो अब नहीं हुआ, ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हुआ। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट प्रोड्यूस हुआ है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब मुझे इतना तो पता है, शायद आपको भी पता हो कि 6 जो है वो 4 की टेबल में तो आता नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्या करोगे? बिगर लूप, पहले बिगर लूप, लार्ज लूप को देखिए। लार्ज लूप में देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते थे ना, तो यहाँ पर देखो बड़ी लूप में तो मुझे करंट दिखाई दे रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। यहाँ पे पूरी तरीके से लूप में, बिगर लूप में करंट मूव कर रहा है। बिगर लूप में जो करंट है वो हो रहा है, यानी कि नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, यानी कि एंटी एरोमेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। तो अब आप लोगों को चेक करना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट हो रहा है। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 10 जो है वो 4 की टेबल में तो आता नहीं है, तो ये एरोमेटिक हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लूप में करंट चेक कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लूप में करंट चेक कर रहा हूँ। सर आप लूप में करंट चेक कर कैसे रहे? रेजोनेंस पढ़ाया था ना, रेजोनेंस में होता क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। वही आपको देखना है कि रेजोनेंस में जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आसानी से रेजोनेंस हो रहा है। नेफ्थलीन का रेजोनेंस मैंने आप लोगों को बताया था, 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके, ठीक है। तो एरोमेटिक है, ठीक है। अगला आइए इसका आप लोगों को बताना है कि इसमें एरोमेटिक है कि एंटी है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, ठीक है। ध्यान से देखो, मुझे बड़ी लूप में तो करंट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया। मुझे बड़ी लूप में तो करंट नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप लोगों को बड़ी लूप में करंट दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बड़ी लूप में करंट तो नहीं है, बड़ी लूप में तो करंट नहीं है। बड़ी लूप में करंट नहीं है। तो फिर क्या करें सर? फिर हम लोग चेक करेंगे स्मॉलर लूप। क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या इस वाली लूप में आपको करंट दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मूव कर रहा है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सर स्मॉलर लूप के अंदर तो करंट है। तो अब आपको बस इतना ही चेक करना है कि स्मॉलर लूप में जो करंट है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से,
सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो ये कंपाउंड में एरोमेटिक कहला गया। तो ये कंपाउंड में आपका एरोमेटिक हो गया। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ये नहीं चेक करना कि आप लोगों को ये चेक नहीं करना कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, वो साइक्लिक है, वो प्लेनर है। आप लोगों को तो केवल करंट चेक करना है। अगर करंट मिल जाता है तो ठीक है, अगर करंट नहीं मिलता है तो वो नॉन एरोमेटिक है। करंट मिल रहा है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है? 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है, तो एंटी एरोमेटिक 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है, तो एरोमेटिक। बस इतना चेक करना है आप लोगों को, ठीक है? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? हम लोग थोड़े से सवाल और देखते हैं, ठीक है? मेरे पास जो बुक है मैं उसी में से देता हूँ आपको। आइए सवाल कीजिए, ठीक है? आपको बताना है कि एरोमेटिक कौन सा है, आपको बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है? आपको बताना है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, ठीक है? मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। पहला ध्यान से देखो, चलो करंट चेक करो लूप के अंदर, और बताओ कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ठीक है? ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन। सर यहाँ पे आपको करंट दिखाई दे रहा है? भाई मुझे करंट तो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ करंट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ करंट ब्रेक हो गया। इस जगह पे मुझे करंट नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे इस वाली लूप में पूरी तरीके से करंट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट तो ब्रेक हो गया, तो साफ साफ बोलिए कि ये कंपाउंड आपका क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड आपका क्या है? नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे पाई इलेक्ट्रॉन का कहीं पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर अगर कभी कहीं पे करंट ना दिखाई दे तो वो नॉन एरोमेटिक होगा? बिल्कुल नॉन एरोमेटिक होगा। इतनी जगह पे तो करंट है, बस यहाँ पे आपको करंट नहीं दिखाई देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे आइए, ध्यान से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल। भाई नेगेटिव चार्ज भी तो रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज भी तो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वो भी तो पाई बॉन्ड में बदल जाता है आपका। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है? डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ पे तो करंट है, अब बस इतना चेक कर लो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काउंट करेंगे? भाई बिल्कुल करेंगे, ये भी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये भी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था ना, रेजोनेंस पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो लेक्चर देख लेना, उसके बिना नहीं होगा ये, ठीक है? तो ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, तो ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन में सहायक बन रहा है, ये तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है एक तरीके से, ठीक है? पता है ना, ये कार्बन है, ये जो नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से आ रहा है, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से आंसर आ गया कि सर ये एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो, यहाँ करंट ब्रेक हो गया, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है? ये देखो 1 2 3 4, सर यहाँ पे लूप में करंट तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो करंट है ना, वो केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से आ रहा है। 1 2 3 4, ये तो वैकेंट है ना, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बात ध्यान रहे, ठीक है? करंट तो दे रहा है, लेकिन सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक कौन सा हो गया? ये, तो आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द ऑप्शन, क्वेश्चन लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। अब आप लोगों को बताना है एंटी एरोमेटिक कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ।
मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइएगा। ठीक है, बताओ बताओ सर। यहाँ पे मुझे करंट नहीं दिखाई दे रहा है, इस लूप में मुझे करंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ करंट तो बन रहा है, लेकिन ये करंट बन रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मेरे हिसाब से 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो ये एरोमेटिक हो गया। सर यहाँ पे करंट बन रहा है, सर यहाँ पे करंट बन रहा है, और ये करंट बन रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसलिए ये एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी करंट मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मुझे करंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बन रहा है, 2 2 4 5 6, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर बी है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, बी है। ठीक है, और क्वेश्चन देखें, आइए और अलग वेराइटीज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अलग वेराइटीज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए इसको ध्यान से देखिएगा, इस वेराइटी को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जेई मेंस में भर भर के इसके ऊपर सवाल आए हैं। 2025 में भी इसके ऊपर सवाल आया था। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक करके मैंने PYQ भी डाला हुआ है। अगर आप लोग सर्च मारेंगे तो मेरे चैनल पे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाली जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना है, तोड़ना है उसको। ठीक है, तो कैसे, 2 प्रकार हैं, या तो मैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लिया हूँ, या मैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव लिया हूँ। तोड़ूंगा कैसे, या तो मैं ऐसे तोड़ दूँ, या मैं ऐसे तोड़ दूँ, है ना। या तो मैं ऐसे तोड़ दूं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाए, या मैं ऐसे तोड़ दूं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला तरीका बेस्ट रहेगा। सर, ऑक्सीजन तो एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज को ले ही नहीं सकता, तो ये वाला तरीका तो बर्बाद है। ये तो ऑक्सीजन कहेगा कि हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, हम नेगेटिव चार्ज के साथ ही खुश हैं। तो मैं इस बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ूं कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाए और कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाए और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बस यहाँ पर आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आप लोगों को करंट चेक करना है। नेगेटिव, सिंगल, डबल, प्लस, सिंगल, डबल, ये पूरी की पूरी रिंग में आपको करंट दिखाई दे रहा होगा। इस पूरी रिंग में आपको करंट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो आप लोगों को करंट तो मिल रहा है। ठीक है, बस चेक करो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिल रहा है, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। ये आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको बताइए, इसको बताइए। ठीक है, क्या करोगे, ये टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। करंट बन रहा है, इस लूप में करंट तो बन रहा है, इस लूप में करंट बन रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, यानी ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन, अब लोग एक और प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं सवाल। सवाल बहुत है इसके ऊपर, एरोमेटिक करनी, आपको बस करंट चेक करना है भाई, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। एरोमेटिक में सिर्फ करंट देखो, करंट है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, सिर्फ इतना देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है भी।
इसको स्टार मार्क करना, इसको स्टार मार्क करना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़नी है। आप लोगों को क्या करना है, ये वाली पाई बॉन्ड तोड़नी है। दो तरीके हैं, या तो इसके, देखो मैं कोई एक रिंग को लेकर सॉल्व करता हूँ, बता दूंगा, ठीक है। या तो इस वाली रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, या इस वाली रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हो सकता है ना कि 5 वाली मेंबर की रिंग के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जैसे मैंने ऑक्सीजन को बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर या तो प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सर इस वाले में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं खेल सकते, तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में आप लोगों को चेक करना है कौन सा चार्ज लाया जाए। आप लोगों को सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा चार्ज लाया जाए जिससे आपका कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए। आपको बस ऐसा चार्ज लाना है रिंग के ऊपर कि चार्ज लाने पर वो रिंग आपकी एरोमेटिक बन जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं दो तरीके लेके कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात है ऐसे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। एक बार ऐसा कर रहा हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए। अब चेक करो कि कौन सा चार्ज लाने पे आपका एरोमेटिक बन रहा है, कौन सा लाने पे एंटी एरोमेटिक बन रहा है। सर इसकी अगर हम बात करें तो इस वाली लूप में हमें करंट तो दिखाई दे रहा है। करंट हर जगह देखना है, करंट हर जगह देखना है। किसी भी क्वेश्चन में बिना करंट के तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे करंट तो बन रहा है, यहाँ पे करंट तो बन रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है सर, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। ओ भाई साहब, एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी करंट तो बन रहा है, पर यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। यहाँ पर भी एंटी एरोमेटिक, इस वाली रिंग पे भी एंटी एरोमेटिक, इस वाली रिंग पे भी एंटी एरोमेटिक। सर ये तो बहुत ही बेकार है, सर ये तो बहुत ही बेकार है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, ये एरोमेटिक है। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, ये भी एरोमेटिक है। तो हम लोगों को ये तरीका, हम लोग को यहाँ नहीं जाना, हम लोग को यहाँ जाना है, ठीक है। क्योंकि इस रिंग के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव लाने से दोनों के दोनों एरोमेटिक हो गए। सर आप बार बार कह रहे हैं कि एरोमेटिक लाना है, एरोमेटिक लाना है। एरोमेटिक ही क्यों लाना है, क्योंकि जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, ठीक है। मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की। एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक ड्यू टू डायमैग्नेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर आएगा नॉन एरोमेटिक, फिर आएगा एंटी एरोमेटिक, फिर आएगा एंटी एरोमेटिक। अब आप लोग बोलेंगे सर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, उसमें तो करंट भी नहीं बनता। तो कारण क्या है, कारण ये है कि एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। वो इसीलिए सबसे गंदे, सबसे खराब और सबसे अनस्टेबल होते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई तो ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे हम अपनी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म कर दें। तो एंटी एरोमेटिक जो होते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे करंट भी बन रहा है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं है, ये सबसे बढ़िया कंपाउंड होंगे। तो आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में यही चेक करना है कि ऐसा कौन सा चार्ज लाया जाए जिससे आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, जिससे आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, ठीक है, जिससे आपका कंपाउंड क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, ठीक है। आइए आइए और आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार जेईई मेंस में अगर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर बात आती है तो वो 2 प्रकार के सवाल वो हर बार देता है। वो 2 कंपाउंड आपके एनसीईआरटी में भी मौजूद हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ, आप लोगों को बताना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। सर आपने बताया था कि हमें करंट चेक करना है, आपने बताया था हमें करंट चेक करना है, तो हम करंट चेक कर लेते हैं। भाई मुझे करंट तो दिखाई दे रहा है, मुझे करंट तो दिखाई दे रहा है, इस लूप में मुझे अच्छी तरीके से करंट दिखाई दे रहा है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है सर।
ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। अब हमें बस पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना है। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, चलिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, चलिए एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पर आ गया एक ट्विस्ट, यहाँ पर आ गया खेला, यहाँ पे खेला हो गया। क्यों? क्योंकि 8 मेंबर की जो रिंग है, ये जो 8 मेंबर की जो ये रिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, वो एंटी एरोमेटिक ना होके नॉन एरोमेटिक बन जाती है। वो एंटी एरोमेटिक ना बन के नॉन एरोमेटिक बन जाती है। सर ये कैसे हो गया? ये हो गया इसके टब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में प्लीज एक बार देखिएगा किताब खोल के, उसमें इस कंपाउंड का जिक्र कर रखा है, उसमें इसका स्ट्रक्चर बना रखा है टब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा? ये अपनी प्लेनरिटी को खो देगा, ये अपनी प्लेनरिटी को खो देगा और ये टब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड बहुत ध्यान से सुनिएगा, 8 मेंबर रिंग जो होती है वो एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो जाती है ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जेईई मेंस में, नीट में इसके ऊपर सवाल आता है। बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन, ये कंपाउंड आपको दिख जाए, हर बार दिखेगा। चेक कर लीजिएगा, जब जब एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये कंपाउंड आप लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस में आया है। ठीक है, 8 मेंबर की जो ये रिंग है वो एंटी एरोमेटिक ना होके नॉन एरोमेटिक हो जाती है ड्यू टू इट्स टब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है सर, इसमें भी क्या कुछ खेल है क्या? इसमें भी खेल तो है, इसमें भी खेल तो है। ध्यान से देखना, ये यहाँ पर मुझे करंट तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे करंट तो दिखाई दे रहा है, तो सर ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकती, ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकती। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक होनी चाहिए थी, पर ये एरोमेटिक नहीं होगी। कारण क्या है कि एक H यहाँ से आ रहा होगा, एक H यहाँ से आ रहा होगा, इस दोनों H की वजह से यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रहा होगा, दोनों H की वजह से यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रहा होगा। इसलिए अपनी एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा कि यहाँ से जो 2 H आ रहे हैं वहाँ पर रिपल्शन होने की वजह से ये अपनी प्लेनरिटी को खो देता है, ये अपनी प्लेनरिटी को खो देता है, ये एरोमेटिक ना होके नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये एरोमेटिक ना होकर, ये एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है। कारण क्या है कि यहाँ से निकलने वाले जो 2 H हैं, यहाँ पर जो आपको 2 H दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में रिपल्शन होता है, थोड़ा सा रिपल्शन होता है, ये प्लेन से घूम जाता है, ये प्लेन से ऊपर चला जाता है, ये प्लेन के ऊपर चला जाता है, नॉन या अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है, इसलिए ये एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो जाता है। इन दोनों कंपाउंड को देखे बगैर पेपर देने मत चले जाना। ठीक है, दोनों सवाल जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड याद रहे कि ये 8 मेंबर की रिंग एंटी एरोमेटिक ना हो के नॉन एरोमेटिक होगी ड्यू टू इट्स टब लाइक स्ट्रक्चर, और 10 मेंबर वाली रिंग, 10 मेंबर की ये जो रिंग है, 10 मेंबर की ये जो रिंग है वो एरोमेटिक ना हो के नॉन एरोमेटिक कहलाएगी ड्यू टू बिकॉज इट लूजेस इस प्लेनरिटी, अपनी प्लेनरिटी को खो देती है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे? रिपल्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ गई? तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, कहीं ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बताया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे करेक्ट कर दूँगा। ठीक है, जितने सवाल कराए थे वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ट्राई कीजिएगा। एरोमेटिक में आप लोगों को सिर्फ इतना ही चेक करना है कि करंट है कि नहीं है, आप लोगों को और कुछ चेक नहीं करना। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, जितना एरोमेटिसिटी में पूछा जा सकता था। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको सवाल सॉल्व करने हैं। किसी सवाल में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में बस